ठीक है, तो टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो दिस व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? है क्या सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बेसिकली अ टूल which convert any word problem into the mathematical formulation। आपको कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम मैं दे दूं कि मैंने ये सामान खरीदा और मतलब खरीदना है, मान लो मुझे एक टेबल खरीदनी है, मुझे एक दूसरी टेबल टेबल वन टेबल टू खरीदनी है, उसमें मुझे ये क्वांटिटी रखनी है। सो अब मेरी कुछ रिक्वायरमेंट भी होगी खरीदने से पहले और मेरा कुछ बजट भी होगा खरीदने से पहले, है ना। आप कोई भी चीज खरीदते हो, मान लो सोफा खरीद रहे हो या मान लो शॉपिंग करने जाते हो, ड्रेस लेने जाते हो, तो आपका कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे ये दो ड्रेस लेनी है मान लो, और मेरे को ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है और ये मेरा बजट है। तो आप ये सारे कंस्ट्रेंट लेके मार्केट में पहुंचते हो एंड देन आप शॉपिंग करते हो, है ना। इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बस वो कंस्ट्रेंट को फुलफिल करना है और जो आपका बजट है उसको भी सेटिस्फाई रखना है, ताकि आप ओवर बजट ना हो, और अंडर बजट तो हमें पसंद ही नहीं होता वैसे, है ना। तो हमें सिर्फ ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व फॉर दी वेरिएबल्स, जो भी आपके x1 x2 xn वेरिएबल्स है, मतलब जो भी आपकी यूनिट्स हैं कि कितने यूनिट्स आप खरीदोगे, कितनी ड्रेस लोगे, है ना, कितने शॉर्ट्स लोगे या कुछ भी। तो जो भी आपके यूनिट्स है वो आपको खरीदने हैं। तो आपका जो एक पर्सपेक्टिव है उसको आपको सेटिस्फाई करना है, इस बेसिकली अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सर ये सबसे पहले कब पिक्चर में आया, आपको लगता है कि मतलब ये बना क्यों सर? क्या इसका इम्पोर्टेंस था और किसने ये बनाया? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, कोई भी अगर आप चीज पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसका बेस क्या था। तो आपको पता है 1947 में जब हमारे पास जो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे या फाइट्स हो रही थी यूएस में, तो अब यूएस में जो अब मान लो अब आपके पास कोई देश में फाइट हो रही है या मान लो चार जनों के बीच में फाइट हो रही है या घर में फाइट हो रही है मान लो चार जनों में, तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि जो रिसोर्स है वो आपके यूजफुल आए और वो जो है ना ही वो अंडर परफॉर्म करे ना ही वो ओवर बजट हो जाए। तो क्या हुआ कि जब फाइट चल रहा था तो 1947 में एक मैथमेटिशियन थे विच इज जॉर्ज बी डेंचिंग। स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, ये एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है ना, तो इसको याद भी रख लेना। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो एकदम बेसिक आएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल डिवाइस डेवलप्ड बाय द जॉर्ज बी डेंचिंग इन 1947। इन 1947 क्यों सर? for the for the use of planning process planning process or problems in US Air Force। तो जो आपका रिसोर्स था, जो आपका मतलब फूड है, वो आर्मी को भी मिले और सिविलियंस को भी मिले, उसको आप कैसे बजट करोगे, उसको आप कैसे प्लान करोगे ताकि आपके दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए। इसके लिए एक प्रॉब्लम जो है इन्होंने बनाई थी जॉर्ज बी रेंचिंग ने 1947 में। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या आप इसे मैथमेटिकल डिवाइस बोल सकते हो या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बोल सकते हो। तो ये बेसिकली क्या काम करती है, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करती है, देन यू सॉल्व फॉर द वेरिएबल एंड फाइंड आउट द बेसिबल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ द यूनिट्स x1 x2 xn, ये आप निकालने की कोशिश करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की है क्या सर। अब इसको जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझे सर कि बेसिकली हमें कुछ जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अ, जैसे मान लो कि आप हो, आपके घर में पेट होते हैं, है ना, जनरली काफी लोग के घर में पेट होंगे। अब पेट के लिए आप कुछ खाना लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल फूड वन या फूड टू, है ना, दो फूड आपको लेके आने हैं फॉर एग्जांपल। तो आप मान लेते हैं एक फूड वन है सर और एक फूड टू है। ध्यान से देखना, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको वैसे समझ में चीजें आ जाएगी आराम से कि आप करना क्या चाहते हो। तो मान लो आप न्यूट्रिएंट ए ढूंढ रहे हो उस फूड के अंदर, है ना। हम या बी सी डी जो भी है नाम देते हैं, बस हम बी ढूंढ रहे हो और सी ढूंढ रहे हो।
तो अगर आपने मार्केट में देखा कि जो न्यूट्रिएंट फूड वन में मिलते हैं ABC, वो इस क्वांटिटी में मिलते हैं, किसमें 2 3 2 की क्वांटिटी में मिलते हैं, और फूड 2 में मिलते हैं आपको 3 5 4 की क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है सर। तो सर फूडर वन की कोई कॉस्ट तो होगी मार्केट में, बिल्कुल कॉस्ट होगी। तो पर यूनिट कॉस्ट है उसकी, कि अगर आप ये वाला पैकेट खरीदते हो खाने का जिसके अंदर ये 3 न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको, तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप फूड 2 खरीदोगे तो आपको केवल 17 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपको पता है आपको अपने पेट के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे आपकी बॉडी के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना प्रोटीन मिलना चाहिए, है ना, इतना कैल्शियम मिलना चाहिए। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो आपको पता है कि आपके पेट के लिए एक का जो न्यूट्रिएंट्स की यूनिट्स है वो 14 यूनिट कम से कम होनी चाहिए। ये 22 यूनिट आपको देनी पड़ेगी उसको, और ये उसको 16 यूनिट्स देनी पड़ेगी, है ना, ताकि वो हेल्दी रहे। तो इतना न्यूट्रिएंट्स आपको उसको देना पड़ेगा। मान लो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, आपको ऐसा दे दिया कि मार्केट में 2 फूड है, फूड 1 फूड 2, न्यूट्रिएंट्स है ABC, पर यूनिट कॉस्ट ये, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये। आप सॉल्व करो। सपोज यू आर बायर। अब मैं कह रहा हूं आप सॉल्व करो और मुझे बताओ कि X1 X2 क्या होंगे। सर व्हाट इज X1 X2? मैं कह रहा हूं आप मुझे ये बताओ कि आप कितने यूनिट फूड 1 की परचेज करोगे, कितनी यूनिट फूड 2 की परचेज करोगे, सो दैट your minimum requirement will satisfy और आपको ये कोशिश करनी है। अगर आप बायर हो तो आपका एम क्या होता है, मार्केट जाके अच्छे से अच्छा सामान लेना और सस्ते में लेना, है ना। बढ़िया से बढ़िया सामान लेना है पर सस्ते में लेना है। हम मार्केट में जाते हैं, अगर रिक्शे वाला भी 25 रुपए बोलता है 30 रुपए बोलता है तो हम 5 रुपए से भी कम करवा लेते हैं, है ना। ये हमारी मेंटेलिटी हमेशा से ये इंडियन सबके साथ है ना। अगर उसमें 20 रुपए बोलेंगे तो 5 रुपए हम जरूर कम कराएंगे। अगर वो 500 बोलेगा तो 100 रुपए कम कराएंगे। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि भाई इतने इतने में मैं इतना इतना बोल रहा हूँ। कोई 5,000 बोलेगा तो 500 कम करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीज लेना चाहते हैं, बट जितना ज्यादा बार्गेन हो सके, जितना ज्यादा मिनिमम कॉस्ट हमें देनी पड़े, उतनी हम कोशिश करते हैं। तो ये आपको एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही आपको जो है जब आप MNCs में जाओगे तो आपको ऐसी एक वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। देन यू हैव टू सॉल्व फॉर द X1 X2। तो मान लेते हैं अगर एक मैन है वो बाय करता है X1 यूनिट्स, मैन बायज X1 units of food 1 and man buys X2 units of food 2, for example। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या करना है, आप खुद सोच के बताओ। कुछ LPP पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको कितनी कॉस्ट लगेगी बताओ खरीदने में। भाई एक यूनिट अगर X1 ले रहे हो फूड 1 की, तो एक यूनिट कितने की है, 20 की, तो कितना हो गया 20X1। एक यूनिट ले रहे हो 17 की और कितने की पड़ती है X2 ही, तो कितना हो गया 17X2। इसको आप क्या करना चाहते हो, इस वेरिएबल को नाम देते हैं जेड। इसको आप करना क्या चाहते हो मुझे बस ये बता दो। ये जेड है क्या आपकी, जेड आपकी कॉस्ट है, और इसको आप क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज। क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू कितना 20X1 प्लस 17X2। इसे ही बोलते हैं LPP में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव है क्या मार्केट में जाके, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि सर ये जो मेरी कॉस्ट है इसको मैं मिनिमाइज करूंगा। तो ये जो है ना मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज मिनिमम बायर साइड से, है ना, बायर साइड से। इतना समझ में आ रहा है या नहीं। अगर जहां भी लगे लेक्चर ज्यादा बोरिंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, देखो इंटरेक्शन से ही अच्छा होता है कोई भी चीज। अगर मैं ही बोलता रहूंगा आप नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट अब आधा घंटे की क्लास लो, 1 घंटे की, 1 घंटे बाद मुझे बोल देना सर छोड़ दो, हमसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 घंटा भी हम बैठे हैं तो हमें थोड़ा सा इंटरेक्शन रखना है, बताना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, हाँ ना कर लो एटलीस्ट। अगर आप वैसे इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कोई एक आधा बच्चा, सो दैट मैं आगे बढ़ता हूँ बस। यस सर। ठीक है, तो अभी अभी थोड़ा सा इंटरेस्टेड करते हैं आपके साइड से। जैसे मैंने बोला ये बायर का था। अब कोई आप में से आपकी फैमिली में कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा शायद, या मान लो नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, है ना, नौकरी क्यों करनी है, पैसा बहुत है बिजनेस।
अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बिकॉज आई एम आल्सो हायरिंग फॉर द एमएनसीज कंपनी। अभी आप मुझे देख रहे हो, क्या पता इन फ्यूचर में भी मैं आपको कभी किसी ना किसी इंटरव्यू में देख जाऊँ। सो तो मैं आपको दिख सकता हूँ मल्टीपल जगह, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ फॉर फॉर फ्यूचर फॉर योर जॉब्स। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रखना ज़्यादा अच्छा है, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि आप लोग क्या हो, कैसे करते हो चीज़ें। अच्छा रहता है, ये फाउंडेशन बन जाए तो बढ़िया रहता है। तो आप थोड़ा सा इंटरेक्शन रखते हैं, तो मान लेते हैं कि आप बायर साइड से हो, तो आपका मिनिमम कॉस्ट हो गया, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी ही दुकान है, आपकी ही दुकान है, आप ये दो फूड वन और फूड टू बेचते हो। मैं आपकी दुकान में आया तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मिनिमाइज कॉस्ट। अच्छा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सामने से, अगर आपकी दुकान है ये, बोलो। मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, करेक्ट है। अगर यही तो होता है, यही तो इकोनॉमिक्स है। क्या है इकोनॉमिक्स? कि भाई एक का नुकसान दूसरे का फायदा, यही तो पूरी जिंदगी में चलता है। लाइफ क्या है? लाइफ यही तो है। आपका नुकसान होगा तो दूसरे का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा तो आपका फायदा होगा, है ना? तो ऐसा अगर आपका जो है ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है, तो सामने वाले का मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता, वरना जिंदगी चलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है, तो सेलर का क्या है, मैक्सिमाइजेशन। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं प्राइमल एंड डुअल। हर प्रॉब्लम के दो पहलू होते हैं, है ना? हर प्रॉब्लम के दो पहलू है। पहले को बोलते हैं प्राइमल और दूसरे को बोलते हैं डुअल। अगर मैं बायर हूं तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, प्राइमल ऑब्जेक्टिव था विच इज मिनिमाइजेशन। पर जो सामने वाले सेलर का मतलब डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मुझे बनाना है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट या मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्जिन। बिकॉज अगर आप बिजनेस लाइफ में करते हो कभी आपके जागे, तो आप क्या करते हो, मान लो आप पांच चीजें बेचते हो, तो आप पांच चीजों में सेम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप एक जॉब करना चाहते हो, आप सभी चाहते होगे आपका 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का पैकेज लगना चाहिए, सर हम इतना पैसा चाहते हैं। आप एक सोचो कि चलो आप इतनी मेहनत करने के बाद ये पैकेज लोगे। आप अपने मोहल्ले में एक गोलगप्पे वाले को देखो, या एक नॉर्मल चाइनीज कॉर्नर को देखो, वो इतना पैसा कमाता है ना, बिना पढ़े भी। अगर आप किसी गोलगप्पे की दुकान में खड़े हो जाओगे सुबह से रात तक, आप देखोगे वो फ्री नहीं हो रहा पूरा दिन। या छोले कुलचे की दुकान पे खड़े हो जाओगे तो देखो फ्री नहीं हो रहा वो पूरा दिन। तो पैसा हर जगह है। अब आपको ये समझना है कि पैसा बनाया कैसे जा सकता। तो अब पैसा अगर मान लो एक गोलगप्पे की दुकान है, वो गोलगप्पे भी बेचता है, टिक्की भी बेचता है, दही बल्ले भी बेचता है, ये चार पांच आइटम बेचता है, तो आपको क्या लगता है हर हर यूनिट में वो सेम प्रॉफिट कमाता है क्या? नहीं। आपका हर यूनिट में गोलगप्पे में अलग मार्जिन होगा, दही बल्ले में अलग मार्जिन है, टिक्की में अलग मार्जिन है, चिल्ले में अलग मार्जिन है। सब में अलग अलग मार्जिन है। तो मेरा एज अ सेलर क्या होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरे मार्जिन जो है वो हर यूनिट में हो एटलीस्ट, चाहे कम और ज्यादा हो सकते हैं। अब कम कैसे करूंगा, जैसे गोलगप्पे गोलगप्पे फ्रिक्वेंट बिकते हैं, तो मैं उसका रेट जो है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए से ऊपर नहीं कर सकता। मैं 100 रुपए के गोलगप्पे रोड पे खड़े होकर नहीं बेच सकता, कोई नहीं लेगा मुझसे। अगर यही आप 4 स्टार 5 स्टार में जाओ तो 500 के मिलेंगे, है ना? पर मैं गली में खड़े होकर या रोड पे खड़े होकर नहीं बेच सकता, तो उसका मार्जिन मुझे कम रखना पड़ेगा। अब टिक्की का मार्जिन उससे ज्यादा, दही बल्ले का उससे भी ज्यादा। तो ये मार्जिन जो है पर यूनिट पर क्वांटिटी होते हैं। तो अब जैसा हमारा, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें कि अगर हम सर बायर है, तो हमारा जो मिनिमम कॉस्ट हो गया वो क्या आ गया सर, 20x1 प्लस 17x2। अब आप मुझे बताओ आपका कंस्ट्रेंट क्या है। आप मार्केट में खरीदने गए, आपको पता है कि भाई 20 रुपए जो है पैसे मिलेंगे, लगेंगे X1 यूनिट को खरीदने में, और 17 रुपए लगेंगे X2 यूनिट को खरीदने में। पर कंस्ट्रेंट क्या है आपका? व्हाट इज योर कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट आपका ये न्यूट्रिएंट्स है कि सर जो आपको कम से कम 2 यूनिट और 3 यूनिट न्यूट्रिएंट एक के तो चाहिए ही चाहिए। तो 2x1 प्लस 3x2, है ना? दोनों फूड में मिला के न्यूट्रिएंट ए चाहिए, बट कितना चाहिए? कम से कम 14 चाहिए। मैंने बोला मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, तो मतलब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ये समझ में आया आपको? कि सर दोनों फूड को परचेज कर रहा हूं मैं, फूड वन भी परचेज कर रहा हूँ, फूड टू भी परचेज कर रहा हूँ। फूड फूड वन में मुझे 2 यूनिट मिल रही है, फूड टू में मुझे 3 यूनिट मिल रही है, पर मुझे एक्स से X1 X2 खरीदने हैं जिनका सम 14 या 14 से ज्यादा हो। ऐसी अगली कंडीशन क्या होगी सर मेरी, 3x1
प्लस 5x2, इसकी यूनिट कितनी होनी चाहिए, 22 या 22 से ज्यादा। 2x1 प्लस 4x2, ये कितना होना चाहिए, 16 से ज्यादा। तो ये मेरा जो आपने लिखा ना, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। और सर ये x1 x2 x3 क्या हो गया, x1 x2 ये हो गए आपके हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये तो यूनिट्स है। यूनिट या तो आप खरीदोगे या आप नहीं खरीदोगे। तो नहीं खरीदोगे तो 0, खरीदोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो इसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स बेसिकली। ये आपका डिसीजन है कि x1 कितने यूनिट लोगे, दूसरा डिसीजन x2 कितने यूनिट लोगे। ये आपके क्या हो गए, डिसीजन हो गए। ये आपका क्या हो गया, प्राइमल प्रॉब्लम हो गया। प्राइमल प्रॉब्लम हो गया। कोई आपसे पूछे इसका डुअल बता भाई, तो क्या होगा, आप बस मुझे हिंट देना कि ये मेरा प्राइमल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अगर आप सेलर हो तो आप मुझे बताओ किसको मैक्सिमाइज करोगे। मैंने बोला ना, जो अगर मैं बायर हूं, मान लो मैं खरीदने आया हूं, तो आपको पता है कि मैं कम से कम इतने यूनिट तो खरीदूंगा ही खरीदूंगा, क्योंकि इतने तो मुझे चाहिए। तो ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मेरी मजबूरी है। अगर जो बायर की मजबूरी है वही सेलर का प्रॉफिट भी है ना। जो बायर की मजबूरी है वही तो सेलर का प्रॉफिट है, कि भाई तू इतना तो सामान लेके जाएगा मुझे पता है। तो वो क्या करेगा, ये 14, 22 और 16 को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने की कोशिश करेगा। न्यूट्रिएंट ए बी सी को बेच बेच के ही पैसा को कमाएगा। तो प्राइमल ख्याल लिख के भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है प्राइमल को। बट अगर आपको इतना समझ में आया तो हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म एलपीपी की वो बताता हूँ कैसे दिखती है। तो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है सर, मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज करोगे इसको, जेड को। और वो जेड में क्या होगा, C1 इज योर कॉस्ट, X1 इज योर यूनिट। C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3 अप टू कहां तक जाएगा बेटा। सपोज आपके n आइटम्स है तो CN Xn, मतलब X1 X2 Xn जो है आपका जो है यूनिट्स है। ठीक है सर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगा कि आपने एक यूनिट ली, मतलब A11 X1 जो आपका नंबर था, प्लस A12 X2, ये आपके X1 X2 Xn जो होंगे वही क्या होंगे, आपके कंस्ट्रेंट है A1 Xn। अब इसको लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, इसको इक्वल टू भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, किसके, जो भी आपका रिक्वायरमेंट वेक्टर है B1। ऐसे ही A21 X1, A22 X2 अप टू A2n Xn, ये भी लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, किससे बेटा, B2 से। ऐसे ही AM1 X1, AM2 X2, AMn Xn, लेस देन हो सकता है सर, इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है BM से। और X1 X2 Xn, इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कंडीशन। ये हो गई सर एलपीपी। जो एलपीपी दिखती है ना वो ऐसी दिखती है सर। एलपीपी जो होती है वो कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, जिसमें जो है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होता है, और एक नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है। नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे
तो आपका जो ये C1 C2 Cn है सर, ये क्या है? ये आपका कॉस्ट वेक्टर है बेटा, कॉस्ट वेक्टर है। और ये सर x1 x2 xn क्या है? ये आपके डिसीजन वेक्टर्स है, ये आपके डिसीजन वेक्टर्स है। और सर ये B1 B2 Bm क्या है? ये आपके रिक्वायरमेंट वेक्टर है, ये आपके रिक्वायरमेंट वेक्टर है, रिक्वायरमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो इसे अगर आप देखोगे तो इसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, अगर मैं सिंपल लिखना चाहूँ, z इज इक्वल टू सी एक्स, z इज इक्वल टू सी एक्स। समझे क्या? z इज इक्वल टू सी एक्स। सी क्या है? सी एक वेक्टर है जिसमें C1 C2 Cn है। x क्या है? एक वेक्टर है जिसमें x1 x2 xn है ना? तो अगर मैं C1 C2 Cn लिख दूंगा और x1 x2 xn लिख दूंगा, तो मेरा एक वन क्रॉस, जैसे मैं ऐसा लिख दूं, ये मेरा C1 है, C2 है, Cn है, और मैं ऐसा लिख दूं मेरा x1 है, x2 है, xn है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस मैट्रिक्स को, क्या मिलेगा? C1 x1 प्लस C2 x2 अप टू Cn xn, ये आगे z इक्वल टू सी। ये क्या कंस्ट्रेंट है? इसको हम लिख सकते हैं ax लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू सम b, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा दिखता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शॉर्ट फॉर्म में इसको आपने ऐसा लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में आपने इसको ऐसा लिख दिया। सी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज सी? C1 C2 Cn, याद रखना। सी क्या है? C1 C2 Cn। बी क्या है आपका? रिक्वायरमेंट वेक्टर, दिस इज B1 B2 Bn। ए क्या है आपके? कोएफिशिएंट, व्हाट इज ए? ए जो है ये जो कोएफिशिएंट है ये वाले, A11 A12 अप टू A1n, ऐसी AM1 AM2 AMN, ये है आपके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सर सी क्या है, बी क्या है और ए क्या है। ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP। इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो सी लिखा आपने, एक्स लिखा आपने, ए लिखा आपने, ये क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP। करेक्ट है? समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो ये जो हो गई ना, ये जो बात हो गई, ये हमारी बेसिकली, अभी हम आगे भी सीखेंगे। खैर, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में LPP को कन्वर्ट करते हैं। सर जैसे आपने इक्वल टू बी लिख लिया, जरूरी कोई है इक्वल टू बी हर बार हो जाएगा? नहीं, ये लेस देन भी हो सकता था, ये ग्रेटर देन भी हो सकता था, है ना, इक्वल टू भी हो सकता था। पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनानी होती है तो हमें हमेशा इक्वल टू बनाना होता है। वो कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर। पर आपको ये समझ में आया कि LPP होता क्या है, दिखता कैसे है? तो LPP बेसिकली ये होता है, इज अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एनी वर्ड प्रॉब्लम। आप उसको लिख सकते हो और आप उसको सॉल्व कर सकते हो, x1 x2 xn की वैल्यू निकाल सकते हो। वही जो है वो आपके आउटपुट होंगे, और आप उन्हीं से ही जो है बताओगे कि आपका फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव था वो मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज हो रहा है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होगा। इस LPP को पढ़ने के लिए, होम बनाने के लिए ना, कुछ अजम्पशंस होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखती है। और एक बात और, कि ये जो मीटिंग है ना वो हर 40 मिनट्स में कैंसिल हो जाएगी। तो आप मुझे आप जो है जैसे 10 मिनट बाद ही कैंसिल होगी, तो आप रीज्वाइन कर लेना। हम 2 घंटे ये क्लास को भी चलाएंगे, तो आपको ऐसे 2-3 बार ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है? अजम्पशन ऑफ एन LPP। आपका एग्जाम कब है अब? तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली है सर्टेनिटी, दूसरी है बेटा डिविजिबिलिटी, जिसे हम कॉन्टिन्यूटी भी कह देते हैं। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तीसरा होता है एडिटिविटी, चौथा होता है लीनियर, लिनियरिटी या प्रोपोर्शनैलिटी, लिनियरिटी या प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है? इफ यू आर रिकॉर्डिंग, क्या मतलब था सर? इफ यू आर रिकॉर्डिंग,
तो ये जो अजम्पशन है ना, ये एलपीपी में होने चाहिए सर। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस ये एलपीपी अगर आप देखोगे ना, ये बेसिक फाउंडेशन है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। बट अब इन फ्यूचर में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई है कि अभी काम नहीं आती। तो सर पढ़ क्यों नहीं? तो हमेशा जैसे अब चलना कोई काम आता है, दौड़ना काम आता है ना, बट पहले तो चलना ही सिखाया जाता है ना। तो ऐसा ही है कि अब ये पहले अब इतना काम नहीं आती, बट ये बेसिक फाउंडेशन है। तो इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत कुछ नया हो चुका है जो आप काम आता है। बिकॉज अब कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई, इतनी आसान चीजें रहती नहीं। तो इसमें एक कंडीशन क्या है कि ये चीजें होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, एडिटिविटी होनी चाहिए और लिनियरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मान लो कि मैंने कहा कि सर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया मैंने, जैसे वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया था, उसके अंदर जो कॉस्ट थी ना वो 20 रुपए और 17 रुपए थी। ठीक है। आप मार्केट में गए और आपको पता चला फूड वन तो महंगा हो गया, फूड वन तो 22 रुपए हो गया और फूड टू जो है वो 25 रुपए हो गया। तो फिर आपकी प्रॉब्लम तो सारी हिल गई। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर आप कोई एलपीपी मेरे को दे रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो आप इन बिटवीन कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते, इन बिटवीन रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये इस पे कुछ ना अजम्पशंस थी। तो ये अजम्पशन तो काम नहीं आती सर, आपको इतना महंगाई है कि हर सेकंड में रेट बदलता है। तो अब तो ये काम नहीं आएगा बिल्कुल, अभी इतना काम नहीं आता है। बट ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर ही सब कुछ आपको आगे समझने को मिलेगा। जो आप टर्म सीख रहे हो कि कॉस्ट वेक्टर क्या है, रिक्वायरमेंट वेक्टर क्या है, डिसीजन वेक्टर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, इसके ऊपर अगर आप बिल्ड ऑन करना स्टार्ट करोगे आगे, तो ये चीजें अच्छी होती जाएगी। पर इसमें जो है अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस हम माननी पड़ती है, तब जाके चीजें सॉल्व होगी। तो अभी फिलहाल आपके एग्जाम के हिसाब से ये वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अजम्पशन जो है वो एलपीपी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको जर्नल फॉर्म ऑफ एलपीपी समझ में आ गया, करेक्ट है? तो ये जो अभी आपने देखा ये क्या है बेटा? जर्नल फॉर्म ऑफ एलपीपी। दिस इज जर्नल फॉर्म ऑफ एलपीपी। अब एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं इसके अंदर, एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ एलपीपी? सोल्यूशन ऑफ एन एलपीपी क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ एन एलपीपी। तो सर जो x1 x2 xn आपने निकाले वही तो सोल्यूशन है ना? एन एन टपल x1 x2 xn जो आप निकाल रहे हो, यही तो सोल्यूशन है। तो एन टपल x1 x2 xn satisfies the constraint of journal LPP is called solution of the LPP। ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है। एक होता है बेटा फिजिबल सोल्यूशन, एक तो होता है सोल्यूशन, एक होता है फिजिबल सोल्यूशन। तो ये वर्ड याद रखना, आपके एग्जाम में आपको ये वर्ड सुनने को मिल सकता है, फिजिबल सोल्यूशन। सोल्यूशन तो ठीक है सर, जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे वो सोल्यूशन हो गया। फिजिबल सोल्यूशन क्या है? एनी सोल्यूशन which also satisfies the non-negative condition, the non-negative restrictions या condition जो भी आप कहना चाहे, is called an feasible solution of LP। क्या मतलब सर? मतलब समझना इसका, मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकंड। मैं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास कंस्ट्रेंट है, कोई भी ये वाले कंस्ट्रेंट थे, इसके अंदर आपने x1 x2 xn की वैल्यू निकाली। तो मान लो x1 की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू आ गई 2 और xn की वैल्यू आ गई 5, और वो इनको सेटिस्फाई भी कर देगा। और ये x1 x2 xn सारे कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया? फिजिबल सोल्यूशन। सोल्यूशन भी है और फिजिबल सोल्यूशन भी है। मैं कह रहा हूं मान लो x1 जो है वो -1 है, बट फिर भी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बट ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी ना भाई, x1 जो है नेगेटिव आ गया। तो ये सोल्यूशन तो है बट फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो फिजिबल सोल्यूशन होने के लिए दो बातें ट्रू होनी चाहिए, कि वो कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे और सारे के सारे नॉन नेगेटिव भी होने चाहिए।
सारे के सारे नॉन नेगेटिव भी होने चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं क्या, फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन तो मतलब x1 x2 xn जो है वो यहाँ पे आ गए, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कंस्ट्रेंट को, सेटिस्फाइज कंस्ट्रेंट, नो कंडीशन ऑन, नो कंडीशन ऑन x1 x2 xn, या नो रेस्ट्रिक्शन लिखना चाहिए, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन x1 x2 xn। x1 x2 xn पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि x1 x2 xn कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए एंड सारे के सारे xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। सारे के सारे xi जो है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन। अब इसके अंदर ना डी जनरेट और नॉन डी जनरेट आ जाता है, डी जनरेट या नॉन डी जनरेट। तो आप ध्यान से देखना कि डी जनरेट का मतलब क्या होता है, डी जनरेट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई ना एनी ऑफ xi, एनी ऑफ xi इज 0, मतलब 0 भी वैल्यू लेता है। तो अगर कोई भी एक सिंगल xi मतलब x1 x2 xn में से कोई भी एक 0 हो गया तो उसे हम बोलते हैं डी जनरेट फिजिबल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, डी जनरेट फिजिबल सोल्यूशन। अगर एक भी 0 आ जाए तो उसे हम बोल देते हैं डी जनरेट। तो इस वर्ड को आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और अगर सर सारे के सारा एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो इसे बोलते हैं नॉन डी जनरेट, नॉन डी जनरेट। एक भी 0 नहीं है और सारे पॉजिटिव है तो इसे बोलते हैं नॉन डी जनरेट फिजिबल सोल्यूशन। इसे बोलते हैं डी जनरेट फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है ना। डी जनरेट फिजिबल सोल्यूशन और नॉन डी जनरेट फिजिबल सोल्यूशन। तो एग्जाम में आपसे ये दो बातें पूछ सकता है, व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज फिजिबल सोल्यूशन, व्हाट इज डी जनरेट फिजिबल सोल्यूशन, व्हाट इज नॉन डी जनरेट फिजिबल। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, आपको रिज्वाइन करना है अभी, क्या ये बात वैसे क्लियर हो गई आपको, यस और नो। Yes, sir. कोई किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा, एनीवन हैज एनी डाउट। क्योंकि एकदम बेसिक चला रहा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं कराया आपको, सिर्फ थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये बेसिक थ्योरी, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थ्योरी से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन कम आता है बिकॉज लेंथी हो जाता है एलपीवी में चीजें, और इतना टाइम नहीं है आपके सीयूईटी में। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको ऑलमोस्ट। आपको बेसिक